आपके यूट्यूब पर लगभग 40,000 सब्सक्राइबर, फेसबुक पर 15,000 फॉलोअर और इंस्टाग्राम पर 40,000 फॉलोअर है। दो तो ये जोड़े थे मेरे पास कपड़े के और 450 रुपये लेकर ही मैं यहाँ से निकला था। और जब मैं इंटरनेटी मॉल के पास यानी कि बर्डी में मैं उतरा, भूख लग रही थी तो एक समोसा खाया, फिर रात होने लगी, दिन चला गया, कहाँ सो, तो वहीं फुटपाथ पे सोया। मेरे चैनल का नाम है TNN24 न्यूज़ चैनल, ये यूट्यूब चैनल है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टीवी एंकर रियाज शेख के नाम से। जहाँ मेरा तो कोई पहचान वाला ना हो और दूर दूर तक के कोई रिश्तेदार ना हो। मेरी जिद थी कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगा तो एक तो मेरे सर पे कफन बांध के जाऊँगा, एक तो मैं मर के आऊँगा या फिर मुझे तरक्की देने वाला ऊपर वाला है वो कुछ करके आऊँगा। ये सोचकर मैंने महालक्ष्मी ऑटो पार्ट्स वाले के पेमेंट किया, फिर घर आया। मेरे घर के लोगों ने काफ़ी समझाया कि आप कहीं और दुकान खोल दो, ये कर दो। मेरे साड़ू भाई है, उन्होंने भी पैसे देने की बात की, लेकिन मेरा मन नहीं था। आखिरकार मैंने एक दिन रात में जब बिस्तर पे लेटा हुआ था, मैंने सोचा कि यार ये अचलपुर से, अमरावती ज़िले से कहीं इतनी दूर चला जाऊँगा जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता और मैं एक बार अपनी ज़िंदगी को फिर वहाँ से शुरुआत करूँगा। जज्बा था, हिम्मत थी, आग थी दिल के अंदर कि मैं ये करूँगा और कर पाऊँगा। तो मैं किसी को ना बताते हुए रात के 3 बजे चुपचाप उठा। मेरे बच्चे सोए हुए थे, मेरी भाभी उधर के रूम में थे, भैया थे और मेरे बच्चे जब छोटे थे, आज जो मोनिस 25 साल का है वो जब 7 साल का था, दानिश जो आज 18 साल का है वो 3-4 या साल का होगा, बिल्कुल मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और मैं उनको चोरी से दरवाज़ा खोलकर किसी को ना बताते हुए मैं वहाँ से निकल ही रहा था, तो मेरे भाभी को आवाज़ आई तो वो उठे और उठ के बोलने लगे कि रियाज तुम कहाँ जा रहे हो, रियाज भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि भाभी मैं अब यहाँ से इतनी दूर जा रहा हूँ कि शायद ही मैं वापस आऊँ, और अगर वापस आ गया तो किस्मत, नहीं नहीं आया तो नहीं। तो बोले नहीं ऐसा मत करो। उन्होंने 3 बजे रात को मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने भाभी को एक बात बोला कि भाभी अगर मैं जहाँ भी रहूँ और मेरा आपसे कांटेक्ट हो जाए और मेरी अगर कहीं भी मौत हो जाए या कहीं मैं मर जाऊँ, तो खुदा का वास्ता है कि मुझे अचलपुर की दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रस्तान में ही ला के दफन करना। मैं ये बोलकर भाभी को समझा कर कि मैं आप किसी को मत बोलो, और मैं वहाँ से पैदल पैदल निकला और अचलपुर नाका आया। 3:30-4 बज गए थे जब तक फिर एक ट्रक मिला, उस ट्रक में मैं बैठा और वो ट्रक नागपुर जाने वाला था। तो मैंने नागपुर का ही रुख कर लिया और मैं उस ट्रक में अचलपुर से लेकर नागपुर तक रोते हुए, इस गज़ब की मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं बता नहीं सकता। बहुत इमोशनल था मैं कि मैं भरा भरा परिवार, एक ऐसा प्यारा सा शहर अचलपुर, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और मेरे बच्चों को, मैं मेरी फैमिली को छोड़ के मैं जा रहा हूँ। और फिर मैं नागपुर जब पहुंचा सुबह सुबह में, तो वहाँ रहने की सोई नहीं, खाने पीने की सोई नहीं, समोसा खाना। और केवल मेरे पास में रेहान भाई 450 रुपये और 2 जोड़ों के कपड़े थे बस। दो दो जोड़े थे मेरे पास कपड़े के और 450 रुपये लेकर ही मैं यहाँ से निकला था। और जब मैं इंटरनेटी मॉल के पास यानी कि बर्डी में मैं उतरा, भूख लग रही थी तो एक समोसा खाया, फिर रात होने लगी, दिन चला गया, कहाँ सो, तो वहीं फुटपाथ पे सोया। ऐसा 2-3 दिन गुजरते चले गए। लेकिन वहाँ एक अमित नाम का नाई था, सलून वाला। मैं उसके पास जाके बैठता था, उसे बाल बाल जमाता था और सोच रहा था कि यार मैं क्या करूँ। तो एक दिन मैं अमित बोलने लगा कि कहाँ से आया आप। मैंने बोला नहीं मैं अचलपुर से हूँ, ऐसा वैसा बोला, बताया उसको पूरी हकीकत बताया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि यार अब जॉब क्यों नहीं कर लेते कहीं अच्छी जगह। उसने फिर ऐड देखा, यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड, जो घर डोर टू डोर जाके नॉकिंग करना होता है, वैक्यूम क्लीनर, एक्वागार्ड सेल होते हैं। ऐड देखा, बोले आप यहाँ जाके मिल लीजिए। तो बिग बाज़ार है बर्डी में, उसके सामने बॉम्बे डाइंग है, वहाँ पर इनकी मीटिंग होती थी, टाई लगी रहती थी और बहुत अच्छे ऑफिशियल टाइप उनके शर्ट टाई, ये शूज़ वूज सब बहुत अच्छा रहता था, अच्छा सिस्टम था उनका। तो मैं दूर से उनको देखता था कि यार मैं एक दिन इनके साथ काम करूं करके मैं सोचता था। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी वहाँ जाने की, क्योंकि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी रहने का तरीका बिल्कुल एक गाँवटी था। गांव से आया बंदा, बाल बिखरे, सर में तेल नहीं, कुछ नहीं, कपड़े ऐसे। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके मैं वहाँ चला ही गया। उनकी जैसी सुबह में 7:30 बजे मीटिंग खत्म होती है, मैंने उनसे बोलने लगा, एक संजय कोड़ी करके थे, उनको बोला कि बॉस मुझे आपके साथ काम करना है। तो बोले नहीं आप नहीं कर सकते, आपका हुलिया जो है वो ठीक नहीं है, एज ए एग्जीक्यूटिव रहना होता है, ये सारी चीज़ें आप प्रोफेशनल उनको करना होता है।
तो मैंने सोचा कि यार मैं भी तो आखिर इंसान हूँ, क्या मैं आपकी जैसा नहीं बन सकता? फिर उनको बोला भी कि क्या मैं आपके जैसा नहीं कर सकता? जिद करने लगा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पॉल कमर्शियल अजनी स्क्वायर पर है, आप वहाँ आइए, वहाँ मैं आपको मेरे बॉस से मिला। जब बॉस मैं जब वहाँ गया भूखा प्यासा, जब गया मैं ऑफिस में तो उन्होंने मुझे उनके बॉस के पास लेके गए। उनके बॉस के पास लेके गए तो बॉस के पास खड़े किया कि बॉस ये अपने टीम में आना चाहता है, वैक्यूम क्लीनर सेल करना चाहता है। तो उन्होंने भी देखा तो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। हुलिया देखकर, माहौल देखकर, मेरा हाल देखकर ही उन्होंने मना कर दिया। और अक्सर कहा जाता है ना कि किसी भी इंसान को कपड़ों से मत पहचान, उसकी पहचान कपड़े नहीं होती, उसकी पहचान काबिलियत होती है। वो मुझे नहीं बोल दिया तो मैं अंदर से जल गया और मैंने उनको जवाब दिया कि सर, मैंने बोला आप हर चीज़ तो इंसान करता है, कंप्यूटर इंसान ने बनाया, सारी चीज़ें तो इंसान ही कर रहा है, और ऐसा कौन सा काम है कि मैं नहीं कर सकता हूँ? सर मैंने बोला जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन को भी नहीं लिया जा रहा था, आज वो सुपरस्टार है। मैंने हाँ, क्यों आप, मैंने बोला ऐसी बात करें? तो बोले इतना और कॉन्फिडेंस है। तो मैंने बोला ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, कॉन्फिडेंस ज़रूर है। चलिए, मैंने बोला मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूँ कि मैं आपको 15 दिन वैसे ही काम करके देता हूँ फ्री में, मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए। देखिए मेरे पास में 450 रुपये, उसमें से भी 100 खर्चा हो गया, सिर्फ 350 रुपये बचे। रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना ही नहीं, सोने का भी ठिकाना नहीं, लेकिन जज्बात होना चाहिए। इंसान पर्वतों से क्या दुनिया से लड़ जाता है। मैंने उनको वो कहा कि भाई मैं आपको 15 दिन में फ्री में काम करके दूंगा, आपसे पैसे भी नहीं लूँगा। चलिए, उन्होंने मान लिया मेरी बात को और उन्होंने बोले कि चलिए आप फील्ड पे जाइए। वैक्यूम क्लीनर होती थी एस मशीन, जो 7,799 रुपये की बेचना होता था, और एस ड्राई होता था एक वैक्यूम, एक ड्राई होता था, ड्राई वाला मशीन का नाम नहीं आ रहा है मुझे, वो 11,999 रुपये का होता था। तो मैंने एस मशीन को जब डोर टू डोर नॉकिंग किया है, घरों घर जाना होता था, दरवाज़ा खटखटाना होता था कि मैं यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड से हूँ और आपको मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहता था वैक्यूम क्लीनर का। डोर टू डोर जाकर घूमना होता था। मेरे यहाँ 12 किलो की मशीन होती थी, टंगी रहती थी, और मेरे ये पूरे जो है शोल्डर है ना, वो दुखते थे, बहुत दर्द होता था। तो मैंने 4 दिन में 2 मशीनें सेल किया बॉस, जबकि 15 दिन में एक भी एग्जीक्यूटिव उसको बेच नहीं सकता था, क्योंकि उससे अच्छी हमारी घर की झाड़ू होती है 20 रुपए वाली। लेकिन वो चोचले होते हैं ना, पैसे, बड़े लोगों के बड़े काम, बड़ी दिखावा होता है। तो वो मशीन मैंने एक हफ्ते में 2 मशीनें सेल किया, 15 दिन में मैंने 7 मशीनें सेल किया, और इससे मेरा स्टाफ यूरेका जी बॉस तो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। मुझे इंसेंटिव भी दे रहे थे, सब दे रहे थे, और वो मुझे ले नहीं रहे थे, लेकिन पहले मुझे उनको दिखाना था कि मैं क्या चीज़ हूँ। जब मेरा 7 सेल हो गया, महीने का एंडिंग आ गया, क्लोजिंग होने वाला था, उस वक्त मुझे 30-40 लड़कों के सामने खड़े किया गया और मेरी मिसाल दी गई कि ये बंदा जो बाहर से आता है, जिसको काम की ज़रूरत होती है, ये बंदे ने, वो हालांकि इस है भी नहीं, इस टीम में भी नहीं है, ना कंपनी में भी नहीं है, लेकिन विदाउट कंपनी इसने अपने बल पर, अपने कॉन्फिडेंस से 7 मशीनें सेल किया है। और मुझे काफ़ी वहाँ मुझे प्रोत्साहन दिया गया है, पैसे दिए गए हैं, बहुत शाबाशी दी गई है, लेकिन आग तो इस बात की जल रही थी कि मेरे जैसा कोई गरीब अगर ज़रूरतमंद आपके पास नौकरी मांगने के लिए आए, तो आप उसको बाहर के बाहर ये बोलकर भिजा दें कि आप उस काबिल नहीं हो। मुझे इसका बदला लेना था। हुलिया देखकर रिजेक्ट कर दिए, हुलिया देखकर उन्होंने ये बात कही थी, और मुझे इसका बदला लेना था दोस्तों। तो मैंने ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मुझसे कहा गया कि आपका आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो दें, आप कंपनी के अंदर आ रहे हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है, हम आपको कंपनी का एम्प्लॉय बना रहे हैं, तो बॉस उस वक्त मेरी ज़बान पे ये था कि अब मैं आपकी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता, ना ही करूँगा। जहाँ इंसान की वैल्यू नहीं, वहाँ रियाज से काम नहीं करेगा। मैंने सीधा उनको जवाब दे दिया। अब पिक्चर उल्टी हो गई बॉस, पिक्चर उल्टी हो गई कि पहले मैं उनको उनकी कंपनी में लेने का बोल रहा था, वो मुझे नकार रहे थे, नहीं ले रहे थे, लेकिन अब मैं उनको मना कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अब आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी एबिलिटी को देख लिया था, मेरे पावर को देख लिया था। और फिर मैंने कई बार मना करने के बाद संजय कोड़ी जो थे, वो बहुत अच्छे मेरे मित्र भी थे, दोस्त भी थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि रियाज़ अभी नया नया काम है नागपुर में, और आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपका नागपुर घूमना भी हो जाए, आपको पेमेंट भी मिले, इंसेंटिव भी मिले, और आपकी जान पहचान भी हो जाए। तब मैंने उनकी बात को माना और मैंने वो काम शुरू किया। लेकिन फिर एक ट्विस्ट और आता है, चलिए बढ़ते हैं रास्ते में, फिर जिंदगी में और कहीं ना कहीं ट्विस्ट आते रहते हैं।
फिर हुआ ये कि मुझे जाफर नगर भेजा गया है वैक्यूम क्लीनर सेल करने के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल एरिया है और मुस्लिम बहुल एरिया होने के कारण वहाँ पर सेल कम आ रहा था। अब एक ही 20 लड़कों में मैं केवल एक मुस्लिम था, 19 लड़के थे हिंदू समाज के, तो 20वां मैं था, एक ही मुस्लिम था मैं उस टाइम में। राजेंद्र तुड़नकर वगैरह, मुकेश, हम सब साथ में काम करते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इनको जाफर नगर भेजा देते हैं रियाज को, वहाँ जाके वो धंधा बिजनेस निकालेगा, वैक्यूम क्लीनर अच्छे से सेल करेगा। तो मुझे पहली बार जाफर नगर का एरिया मैंने देखा है, और जाफर नगर कहाँ है ये पहली बार देखा, पहली बार मालूम पड़ा। हाँ, वैसे भी मैं नागपुर कभी आता नहीं था, और नागपुर में मुझे 2 ही चीज़ें पता थी, एक ताजुद्दीन बाबा की दरगाह और दूसरा इंटरनेटी मॉल, मतलब बर्डी, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था नागपुर का। तो मैं रेहान भाई 26 जून 2007 में तो मैं यहाँ आया था पहले, तो स्टार्टिंग में मेरा, लेकिन उसके बाद जो मैं कुछ दिन यहाँ रहने के बाद जो मुझे जाफरनगर में डाला गया, तो जाफरनगर से मैंने काफ़ी सेल निकाला। जब भी मैं घर जाता था उनको डेमोस्ट्रेशन दिखाता था और उनको बोलता था कि भाई आपकी जो ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के लिए हमें वैक्यूम क्लीनर ख़रीदना चाहिए, डेमोस्ट्रेशन दिखाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं काफ़ी सेल वहाँ निकाल लिया करता था। ठीक है, अभी वहाँ पर मेन सोर्स क्या है अपना, मेन अर्निंग क्या है? मेन अर्निंग सोर्स ये है कि मेरे वहाँ पर 2 शोरूम है, राज हीरो होंडा सर्विस के नाम से, गैरेज भी है, सेल्स एंड सर्विस भी है, और ऑटो पार्ट्स है। वो दोनों मेरे वहाँ पे अर्निंग है, जिसमें एक बेटा खुद संभालता है, बड़ा वाला बेटा एक मोनिस नाम है वो संभालता है, छोटा बेटा दानिश है वो भी संभालता है, और बीच में मैं थोड़ा बहुत उनको गाइड करते रहता हूँ। तो हुआ ये कि फिर मुझे वहाँ मैं गया, वहाँ फिर जाफरनगर में मुझे वहाँ एक रूम लेने की ज़रूरत थी। तो रूम के लिए मैंने कोशिश किया, ये चलो एक बंदे ने मुझे रूम दिला दिया, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही सोने के लिए बिस्तरा था, ना हवा के लिए पंखा था। मैं सीमेंट की बोरी आती है ना जो, उस पर मैं सोता था, खाली बोरी पर मैं सोता था। 500 रुपये महीने से मैंने वो लिया था। कई दिन ऐसा चलता रहा, मैं टोस्ट खा लेता था, दूध पी लेता था, कहीं जो मिला वो खा लेता था। और मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी कि जाफरनगर से मैं मोमिनपुरा चला जाऊँ खाने के लिए। अभी तो मोमिनपुरे में काफ़ी होटलें आ गई है, बहुत सुविधा हो गई है, लेकिन उस वक्त कोई होटल नहीं थी वहाँ पर। 2007-8 में कोई होटल नहीं थी, और धीरे धीरे वहाँ होटलें लग गई अभी, लेकिन मैं मोमिनपुरा मुझे वहाँ जाके खाना होता था, बहुत तकलीफ़ें होती थी। गैरेज की शुरुआत भी ऐसी हुई रेहान भाई कि मैं पहले तो यूरेका में काम करता रहा कंटिन्यू। उसके बाद में मैं जिस मकान मालक के यहाँ रहता था वहाँ पर, उनका नाम था अफजल खान भाई। वो बहुत हार्ड एंड फास्ट है बोलने में। वो जब मैं उनके यहाँ रहता था, उनको पता था कि मैं यूरेका में काम करता हूँ। एक दिन ये हुआ कि उनको पथरी की शिकायत थी, और अचलपुर में डॉक्टर मुश्ताक का आपने नाम सुना होगा, बिलनपुरा में। वो मेरे बड़े अब्बू के बेटे यानी कि भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया से चले गए। तो उनको पथरी हो गई थी, किसी ने उनको बताया कि आप अचलपुर जाइए, वहाँ पे पथरी की दवाएं बहुत अच्छी मिलती है, होम्योपैथिक की, डॉक्टर मुश्ताक देते हैं। तो मुझसे पूछने लगे कि डॉक्टर मुश्ताक वहाँ है क्या, तो मैंने उनको बताया कि हाँ है वहाँ। और अल्लाह करना कि वहाँ पर मेरे भाई साहब जो है वो पेशेंटों को छोड़ते थे, वहीं छोड़ते थे, वहीं रहते थे हॉस्पिटल में। तो हुआ ये कि मोबिन भाई वहाँ रहते थे हॉस्पिटल में। अब ये गए वहाँ पे, जब अचलपुर गए, तो अचलपुर जाने के बाद मैंने मेरे भाई साहब को, मोबिन भाई को कॉल किया कि भाई साहब ये आने वाले अफजल खान भाई, उनको पथरी की शिकायत है, आप इनको डॉक्टर मुश्ताक भाई से मिला देना। ये गए तो इनको तुरंत 40-50 लोगों में सबसे पहला नंबर इनका लगा, और वो भाई साहब ने फिर जो अफजल खान भाई थे जिन्होंने पथरी की शिकायत थी, उनको वो गए, फिर उन्होंने बताया कि रियाज हमारे यहाँ रहता करके। उन्होंने काफ़ी उनको समझाया कि भाई रियाज का ध्यान रखना, ये वो सब उन्होंने मोहब्बत से समझाया। लेकिन अफजल भाईजान जब घूमने निकले, तो मेरे भाई साहब ने उनको मेरी जो दुकान जली थी दंगे में, वो दुकान दिखाने के लिए लेके चले गए। तब उनको पता चला कि यार रियाज कोई झोपड़पट्टी से नहीं आया है, रियाज किसी का पैसा लेकर भाग के नहीं आया है, रियाज किसी के साथ गबन करके नहीं आया है, रियाज एक मजबूरी में नागपुर आया है। तब उनके माइंड में ये बात आई, और जब वो आए तो बहुत मुझसे बहुत आजीज़ी करने लगे, बहुत प्यार करने लगे, बहुत चाहने लगे। लेकिन उनकी एक बात मैं याद रखूँगा, ज़िंदगी भर रखूँगा, कि वो टेढ़े है, गुस्से के तेज़ ज़रूर है, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि तुम कंपनी छोड़ दो,
तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तुम हीरो होंडा के स्पेशलिस्ट हो, तुम्हारे पास में इतना बड़ा हुनर है, तुम क्यों दूसरों की गुलामी कर रहे हो, क्यों यूरेका फोर्स में जा रहे हो? वो तुम उनको बिजनेस दोगे तो वो तुमको पेमेंट देगा, नहीं तो आपको निकाल देगा। हाँ। तो इस तरीके से उन्होंने बात किया। तो मैंने उनको बोलने लगा कि भाई मैं कहाँ करूँ, मेरे पास दुकान है ना पैसा है, मैं कहाँ शुरू करूँ नागपुर में दुकान। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने शहर के 30